Hello everyone, welcome back to School Z. I am Toshin and I will be teaching you maths. बिल्कुल सही, आपको आज हम मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। तो बच्चे तो जैसे हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं, क्या मैम रियल नंबर्स पढ़ चुके हैं, हम इरेशनल नंबर्स भी पढ़ चुके हैं, और हमने क्या पढ़ा था जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं, है ना। छोटी क्लासेस में हमने क्या पढ़ा था, एलसीएम, एचसीएफ और उनको निकालने के मेथड, ये सब कुछ हमने पढ़ा था, बट टू अ डिफरेंट लेवल। हमने थोड़ा उसको क्या कर दिया, शुगर कोट कर दिया। शुगर कोट मतलब हमने उसको चाशनी में डुबा के या अपना 10th लेवल में थोड़ा सा घुमा के एंड स्टैंडर्ड में उसको रैप करके प्रेजेंट किया था। कैसे हमने किया था, यूक्लिड लेमा टू फाइंड दी या टू कंप्यूट एचसीएफ, है ना। एचसीएफ को हमने कैसे निकाला था, यूजिंग यूक्लिड लेमा। और यूक्लिड लेमा क्या था, फटाफट से रिकॉल करते हैं। यूक्लिड लेमा था फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, यहाँ पर क्या होंगे, दो एग्जिस्ट करेंगे, दो और नंबर जैसे Q एंड R, और ये चारों आपस में इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे, जहां पर R क्या होगा, ग्रेटर देन होगा 0 से बट लेस देन होगा B से। दिस वाज माय यूक्लिड्स लेमा, राइट। यूक्लिड ने कहा था कि ऐसा कुछ होगा कि अगर दो नंबर्स हैं तो उनके लिए दो नंबर्स और एग्जिस्ट करेंगे, और वो दो नंबर्स कैसे थे बेटा, इंटीजर्स थे। याद रखिएगा कि ये दो नंबर्स इंटीजर्स थे, तो इनके लिए दो और नंबर ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जैसे कि वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। चलिए, इससे हमने कैसे निकाला था एचसीएफ, हमने निकाला था कि अगर ऐसा कुछ है कि दो नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, उनके लिए दो नंबर और एग्जिस्ट करेंगे, तो ये हमने क्या रिमाइंडर थ्योरम में भी तो पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो चलिए वापस से आते हैं एलसीएम पे। अब हमने एलसीएम कैसे किया था, हमने एक भारी भरकम नाम पढ़ा था, क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, राइट। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है, that every composite number can be written as a product of its primes, right? Primes यानी prime factors, यानी हर एक composite number को product of primes की फॉर्म में लिखा जा सकता है, and that representation क्या होगा, unique होगा। that representation will be unique irrespective of the order, कि मतलब फर्क नहीं पड़ता मैं पहले 2 into 3 कर दूं या 3 into 2 कर दूं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इधर मैंने लिखा 45। 45 को कैसे लिखा जा सकता है, इट कैन बी रिटन एज 3 into 3 into 5, राइट, एंड 1, राइट। अब ये तो नहीं भूले ना कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। एंड ऑपोजिट टू इट, जिनके पास सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, उन्हें हम कहेंगे प्राइम नंबर्स, यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ क्या है, अपनी ही टेबल में आते हैं और 1 की टेबल में आते हैं और किसी भी नंबर टेबल में नहीं आते, राइट। तो यहाँ पर हमने कहा कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर मोर देन 2 फैक्टर्स, इनको हम क्या है, एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन के द्वारा प्रेजेंट कर सकते हैं। वो क्या था कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट। और यहां से हमने क्या कंप्यूट करना सीखा था, एलसीएम, राइट। एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया था कि आप क्या करेंगे, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। जब भी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो आप क्या करोगे, हर एक नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिख लीजिए। और एलसीएम कैसे लिखना है, हर एक प्राइम की क्या करो, हाईएस्ट पावर कंसीडर कर लो, एंड देन उनका मल्टीप्लीकेशन आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम। प्लस एक चीज और पढ़ी थी क्या, कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। LCM into HCF is equals to product of the numbers, right? Product of the numbers मतलब जिन दो numbers का मैं LCM निकाल रही हूँ और उन्हीं दो numbers का HCF निकाल रही हूँ, तो उन्हें क्या कह दिया जाता है, मैम कुछ भी नहीं, ये तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के इक्वल होगा। यस, इट विल बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, राइट। समझ में आया। एक और चीज मैंने आपको बताया था क्या, जब भी हम दो नंबर्स का HCF या एलसीएम निकालते हैं तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द स्टेटमेंट, पूरी स्टेटमेंट लिखने के बजाय हम क्या करते हैं, उन्हें ब्रैकेट में लिख देते हैं a कॉमा b कि हमने इन दो नंबर्स का क्या है, एलसीएम और एचसीएफ निकाला है, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको बताई थी क्या, एचसीएफ में हम क्या करते हैं, बड़े नंबर को आगे लिख देते हैं, ठीक है। पर हर बुक ये पैटर्न फॉलो नहीं करती है, तो इसमें आपको घबराने की या कंफ्यूज होने की या प्रॉब्लमेटिक फील करने की कोई जरूरत नहीं है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पहले छोटा नंबर भी लिख सकते हो, पहले बड़ा नंबर भी लिख सकते हो, ठीक है। बट जनरली हम क्या करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, ए को डिवाइड करते हैं बी से, तभी हमारे पास क्या है, एचसीएफ का प्रोसेस फॉलो होता है यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, राइट।
तो डू नॉट गेट कंफ्यूज, राइट। चलो अब आगे आते हैं। आगे बेटा हमारे पास क्या आता है, एक थ्योरम आती है। वो थ्योरम क्या कहती है, वो थ्योरम कहती है कि मैंने एक प्राइम नंबर ले लिया, ठीक है, और ऐसा प्राइम नंबर लिया कि वो क्या करता है, ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, और ए कोई भी रियल नंबर है, राइट। मैंने लिखा डिवाइड्स p डिवाइड्स a स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से मैंने एक रिजल्ट कंक्लूड करा कि अगर p डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p डिवाइड करेगा a को भी, एंड इट इज अ डेफिनेट रिजल्ट, इट इज अ डेफिनेट रिजल्ट। आप इसको क्या है आगे आने वाले क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब देखो मैं इसको आपको एक एग्जांपल से करवाती हूँ। मैंने कोई एक प्राइम नंबर लिया p, फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, राइट, और a यानी a कोई एक हमने नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने a की वैल्यू ले ली है 4, ए की वैल्यू ले ली 4, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इंटू 4। क्या 4 इंटू 4 यानी 16 को 2 डिवाइड करता है? मैम कैसी बातें पूछ रहे हो आप। यस बेटा इट इज डिविजिबल, 16 को 2 डिवाइड कर देता है और आंसर आएगा 8। अब मुझे बताओ अगर P ने a स्क्वायर को डिवाइड करा तो P क्या a को भी डिवाइड करेगा? यस मैम इट विल बी डिविजिबल। आप कोई और भी एग्जांपल लेके कर सकते हैं इसको प्रूव, बट दिस इज इनफ। आई थिंक इतना समझ लीजिए कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। क्लियर है इतना? वेरी गुड। नाउ अब आपके पास मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाली हूँ। वो कौन सा है? प्रूव करना है कि कोई भी नंबर इरेशनल है। प्रूव करना है कोई भी नंबर इरेशनल है। तो सबसे पहला इरेशनल नंबर मेरे दिमाग में आता है क्या? √2, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए बेटा एक चीज समझने की जरूरत है, वो क्या? मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है? ये कहता है कि जो आपको प्रूव करने के लिए बोला जाए ना, आप उसका ऑपोजिट क्या कर लो? अज्यूम कर लो, उसका ऑपोजिट अज्यूम कर लो, राइट। उसका जब आप ऑपोजिट अज्यूम कर लोगे तो क्या मैम, यहाँ पर हमें बोला गया है कि इररेशनल प्रूव करो इसको, तो हम इसको क्या मान लेंगे? रैशनल मान लेंगे। और फिर जैसे जैसे हम उसको सॉल्व करते जाएंगे, आफ्टर सम स्टेप्स हम क्या पहुंच जाएंगे? किसी कॉन्ट्रडिक्शन पे पहुंच जाएंगे कि जो हमने लेट किया था, जो हमने अज्यूम किया था, वो हमारा क्या आ गया? रॉन्ग हो गया। तो उससे हम क्या कहते हैं? वी रीच्ड एट अ कॉन्ट्रडिक्शन, गड़बड़ हो गई। तो हम वापस से क्या आ जाते हैं कि जो हमने माना था वो तो हो नहीं सकता, तो इसके अलावा क्या हो गया? तो बच जाएगा। यानी कि हमने इसको प्रूव करना था इरेशनल, हमने मान लिया रैशनल, वो सॉल्व करते हुए आ गया क्या मैम, कुछ गड़बड़ हो गई, तो वो रैशनल नहीं रहा। रैशनल नहीं रहा तो उसके पास क्या चॉइस है कि वो इरेशनल होगा। चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि √2 इज रैशनल। हमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख देती हूँ। √2 आपको क्या करना है? प्रूव करना है। प्रूव इट इरेशनल, प्रूव इट इरेशनल, राइट। तो हमने क्या किया, आंसर में या सॉल्यूशन कई बच्चे लिखते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि लेट लिख लो, अज्यूम लिख लो कि लेट √2 इज रैशनल, √2 इज रैशनल नंबर, राइट। आपको पता है रैशनल की प्रॉपर्टी क्या होती है? व्हाट इज व्हेन अ नंबर इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर? जब वो नंबर p बाय q की फॉर्म में लिखा जा सके, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, राइट। और जो भी फ्रैक्शन होता है बेटा, हमारी आदत क्या रहती है, बचपन से हमें टीचर सिखाते आए हैं क्या, कि फ्रैक्शन हो या कोई इरेशनल नंबर है तो उसे हमेशा हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। मैम सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है? तो बच्चा सिंपलेस्ट फॉर्म वो होती है जहां पर आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ भी कॉमन फैक्टर ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। या मैथमेटिकली मैं अगर बात करूं तो उन दोनों नंबर्स यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ क्या हो? 1 हो, एचसीएफ 1 हो, यानी वो दोनों एक साथ किसी भी टेबल में नहीं आते, किसी भी टेबल में नहीं आते। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर मैंने √2 को एक रैशनल नंबर माना तो √2 कैसे लिखा जा सकता है? p अपॉन q, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q क्या है? इंटीजर्स, राइट। p q क्या है? इंटीजर्स। अब यहां पर एक और चीज आप मेंशन करेंगे एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है वो इंपॉर्टेंट चीज? कि p एंड q आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स वही है बेटा कि जिसके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि HCF ऑफ P, Q इज इक्वल्स टू 1, राइट। आप इन दोनों बातों में से कोई एक बात यहां लिख सकते हो, क्या?
P and Q are co-prime numbers और HCF of P, Q is equals to 1, right? चलिए अब हमने क्या किया, मैंने इसको थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया, तो ये वाली इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरीके से आई, क्या? P is equals to root 2 Q, P is equals to root 2 Q, right? अब मैंने इसे क्या कर दिया, नेमिंग दे दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसका स्क्वायरिंग कर दिया, आई कैन डू इट, है ना, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करने के बाद हमें मिलता है टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। अब रिकॉल करो यूक्लिड लेमा, यूक्लिड लेमा क्या कहता है, दैट a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, अगर r 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, a इज इक्वल्स टू bq, राइट? यानी क्या हो गया, हमने कहा कि यहाँ तो डिवीजन कंप्लीट हो गया, डिवीजन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, राइट? यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास आ गया, अगर मैं इसे डिविडेंड मान लूं और इसे क्वोशंट मान लूं, डिवाइजर हो गया ये, यानी दिस स्टेटमेंट गिव्स मी दैट 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को। आ जाते हैं वापस इस रिजल्ट पर, अगर कोई प्राइम नंबर, यानी यहाँ पर क्या लिया था मैंने, एक कोई नंबर लिया था, प्राइम नंबर के लिए ये रिजल्ट है, तो बाकी के लिए भी हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। इफ p कैन डिवाइड, 2 डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर प्राइम नंबर की बात आती है ना, p डिवाइड्स a स्क्वायर, तो 2 डिवाइड कर रहा है p स्क्वायर को, इसका मतलब 2 किसे डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, राइट? अगर 2 क्या करता है, p को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब कोई ना कोई कोशेंट भी एग्जिस्ट करेगा, राइट? दिस इंप्लाइज p इज इक्वल्स टू 2 इंटू c, राइट? फॉर सम इंटीजर, फॉर सम इंटीजर c, ठीक है, किसी ना किसी वैल्यू के लिए तो होगा ना, अगर ये डिवाइड करता है तो कोशेंट भी होगा, वो कोशेंट को मैंने क्या मान लिया, c मान लिया, राइट? अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैं दोबारा से नेमिंग देती हूँ इसे, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, मैंने इक्वेशन नंबर 2 नेम दे दिया। नाउ देखिए हमारे पास p के साथ एक और रिलेशन आ गया, p इज इक्वल्स टू 2c, तो क्या करें, इस इक्वेशन को या इस वैल्यू ऑफ p को आप पुट कर दीजिए इसमें, तो आप क्या कहेंगे, यूजिंग, मैं इसे फिर से क्या दे रही हूँ, स्टार, ठीक है, यूजिंग स्टार, यूजिंग स्टार इन इक्वेशन 2, क्या था, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q, 2c होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, ठीक है। 2c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर, मैं यहां लिख रही हूं, दैट इज 4c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, राइट? फाइन। अब मैंने क्या किया, इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो अगेन आई विल गेट एन इक्वेशन, मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, जब इस 2 को ट्रांसपोज करके हम इधर ले आएंगे, हमें मिलेगा q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। मैम ये कैसे हो गया, बेटा सिर्फ मैंने क्या किया, पोजीशन चेंज कर दिया, राइट? मुझे मिल रहा था यहाँ पर 2c स्क्वायर इज इक्वल्स टू q स्क्वायर व्हेन आई डिवाइडेड, ठीक है, मैंने जब 2 से डिवाइड किया और मैंने इसको बस रीअरेंज कर दिया, सिंपल, q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। अगेन हमने क्या किया, वापस से आ जाते हैं हम अपने लेमा पर, अगर कोई भी नंबर को हम क्वोशंट इनटू डिवाइजर की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि नंबर कंप्लीटली डिविजिबल है बाय द डिवाइजर। यहाँ पर डिविडेंड क्या है, q स्क्वायर, अगर मैं डिवाइजर को ले लेती हूँ 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 डिवाइड कर रहा है q स्क्वायर को। अब 2 यानी प्राइम नंबर, अगर प्राइम नंबर किसी भी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। आ जाते हैं इसी पर, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड कर रहा है किसको, दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स q स्क्वायर एंड सो 2 डिवाइड्स q, राइट? यहाँ पर आपने लिखना है बेटा यूजिंग द थ्योरम, एंड थ्योरम की नेमिंग आपने क्या कर देना है, पूरा लिख देना है, यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट स्टेट करना है आपने कि इफ p is a prime number and such that p divides a square then p divides a also, तो यहाँ पर भी आपने वो स्टेटमेंट डालना है और यहाँ पर भी रीजन स्टेट करना है, राइट? अब देखिए मेरे पास दो चीजें आ गई, क्या, 2 डिवाइड करता है p को, 2 डिवाइड करता है q को, बट मैं इनिशियली क्या लेके चली थी कि p और q कैसे हैं, को प्राइम नंबर्स हैं, यानी ये दोनों नंबर एक साथ किसी टेबल में नहीं आते या कोई एक नंबर इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, एक ही बात है।
पर यहाँ तो क्या आ गया, 2 डिवाइड करा p को भी और q को भी, राइट। दिस इंप्लाइज 2 डिवाइड्स p, q। ये तो क्या हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन, क्योंकि हम नंबर्स ऐसे लेके चले थे p और q को जो कि कैसे हैं, को प्राइम, यानी उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे नंबर जिनका HCF क्या था, 1 था, HCF 1 था, तो मतलब इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। बट यहाँ तो क्या आ गया, 2 कॉमन फैक्टर आ गया ना। दिस इंप्लाइज 2 इज अ कॉमन फैक्टर, 2 is a common factor of P, Q and this is a contradiction। क्या लिखेंगे हम, this is very important line बेटा, इसको आपने नहीं भूलना है, इसको आपने जरूर मेंशन करना है कि that it is a contradiction। हम एक contradiction पे पहुंच गए हैं। अब contradiction कैसे पहुंच गए कि P और Q में कुछ भी कॉमन नहीं था। P और Q क्या थे, that √2 is equals to P by Q। अब P by Q यानी ऐसे नंबर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं कि क्या हो, कोप्राइम हो, राइट। तो हमारा क्या था, वापस आ जाते हैं, हमने माना क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर है, तो दिस इंप्लाइज √2 इज एन इररेशनल नंबर। तो बेटा ये आपका रेडी हो गया है 3 मार्क्स का क्वेश्चन, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, अगर √2 यानी इस 2 की जगह पर अगर 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, तब भी आप कर सकते हो। यस, कर सकते हैं। कैसे, सेम स्टेप्स फॉलो हो जाएंगे बेटा, सेम स्टेप्स। अब जहां जहां पर आपने क्या किया, 2 को किया, वहां पर क्या है, कोई और प्राइम नंबर, यानी कि जिसके लिए भी आपने प्रूव करना है वो प्राइम नंबर आ जाएगा। बट ये थ्योरम क्या है, यूज होगी, राइट। इस थ्योरम का आपने कंप्लीट यूज करना है और इसके बिना हम प्रूव नहीं कर पाएंगे, राइट। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तक नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले चलो पिछले वाला ही दोबारा से देख लो। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, कोई कहते हैं कि मैम मुझे समझ में नहीं आया, तो बेटा आप क्या करो, प्ले पोज, राइट। आप क्या करोगे, मैम की वीडियो दोबारा से प्ले करो, देखो, नोट डाउन करो एंड देन ट्राई टू रीथिंक, है ना। सोचो, हमने वही चीजें की हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं किया, बट इट इज जस्ट द क्या था, मैंने थोड़े थोड़े स्टेप्स में सीक्वेंस में लगा दिया अपना स्टेप्स को, राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो था कि खाली अगर एक इरेशनल नंबर को मुझे क्या है, रैशनल या इरेशनल प्रूव करने के लिए आ जाता है। ठीक है, तो कैसे करा, अभी हमें ये तो पता ही है कि ये इरेशनल है, लेकिन इसको प्रूव करा हमने, क्या कर लिया, प्रूव करा, राइट। अब मेरे पास आता है क्या नेक्स्ट में कि 5 माइनस √3 इज इरेशनल, 5 माइनस √3 इज इरेशनल। क्वेश्चन है कि प्रूव करो इसको, प्रूव इट इरेशनल, राइट। इसको हमने इरेशनल प्रूव करना है। अब कैसे करें, वही करते हैं, क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन याद करो क्या था, अभी तो बताया बस मैंने, क्या था कि हमने पहले क्या करना है, इसको मान लेना है कि ये रैशनल है, और जैसे जैसे सॉल्व करते जाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, कॉन्ट्रडिक्शन, जो कि क्या बताएगा कि स्टार्टिंग में हमने जो माना था वो सच नहीं है, दैट वाज नॉट ट्रू, राइट। चलिए सेम मेथड से फॉलो करते हैं इसको भी, कि हम मान लेते हैं let 5 minus √3 is a rational number, is a rational number। अगर rational है तो सेम मेथोडोलॉजी रहेगा कि हमने पहले क्या किया था, उसको p by q की फॉर्म में लिखा था, राइट। यहां पर भी हम क्या करेंगे, 5 minus √3, सो ये जो 3 डॉट्स मैंने लगाए हैं ना ट्रायंगल फॉर्म, बेटा इसका मतलब होता है सो 5 minus √3 is equals to p by q, where p, q कहां से है, z से, और q क्या है, नॉट इक्वल टू 0, राइट। अगर ऐसा है तो ये रैशनल हो जाएगा। अब क्या करते हैं हम, √3 यानी जो आपका इररेशनल नंबर है, जो आप ऑलरेडी जानते हो कि ये इररेशनल नंबर है, पिछले केस में यानी पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव भी कर दिया कि ये इररेशनल नंबर होता है। अब इसको क्या करो, अकेला कर दो, इसको क्या करो, अकेला कर दो एंड रीअरेंज कर दो। मैंने ट्रांसपोज किया, इधर क्या था, ये माइनस का था √3, हम क्या कर दे, इक्वालिटी की इधर ले जाते हैं, और ये जो आपका p बाय q है प्लस का है, ट्रांसपोज किया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए तो क्या बन गया, 5 माइनस p बाय q, राइट, बन गया। एंड नाउ इट इज इक्वल्स टू √3। रीअरेंज करें अगर हम तो क्या हो जाएगा, √3 इज इक्वल्स टू 5 माइनस p बाय q। ये रीअरेंज करना कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब आप क्या करो, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो,
कैसे? हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम से सॉल्व कर देते हैं, दैट इज 5q माइनस p, राइट? नाउ रूट 3 किसके बराबर आ गया बेटा? रूट 3 आ गया 5q माइनस p अपॉन q के बराबर आ गया। अब अगर थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, अपना थोड़ा सा माइंड यूज करते हैं, रिकॉल करते हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को, क्या कि p एंड q मेरे क्या थे, इंटीजर्स थे, 5 मेरा क्या है, इंटीजर है। अगर किसी इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या आंसर आएगा, इंटीजर। और इंटीजर में से इंटीजर को माइनस कर दिया जाए तो क्या आएगा, इंटीजर। इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आएगा, इंटीजर। वेरी नाइस। देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, q को मल्टीप्लाई कर दिया 5 से विच इज इंटीजर, और उसमें से मैंने p माइनस किया तो आंसर इंटीजर। फिर q से डिवाइड किया, वो भी इंटीजर। तो बेटा ये बेसिकली बन क्या गया, दिस इज अ इंटीजर, या मैं कहूं इट इज अ रैशनल नंबर, इट इज अ रैशनल नंबर। क्या कभी एक रैशनल नंबर इरैशनल नंबर के बराबर हो सकता है? नो, इट कैन नॉट बी, राइट? तो हम क्या कहेंगे, एज 5q minus p upon q is a rational number, is a rational number. This implies कि ये अगर rational है तो ये भी rational होगा. This implies root 3 is also rational, which is a contradiction, which is a contradiction. यहाँ लिख दीजिए which is a contradiction, right? अगर ये contradiction है तो क्या सच है, जो हम मान के चल रहे थे कि रूट 3 क्या है, यानी 5 माइनस रूट 3 को हमने रैशनल माना था, ये तो कहाँ आ गए, हम पहुंच गए कॉन्ट्राडिक्शन पे। तो वापस आ जाओ, क्या कि ये रैशनल नहीं है। रैशनल नहीं है तो क्या होगा बच्चा पार्टी, रैशनल के अलावा हो जाएगा ये इरैशनल। सो माय क्वेश्चन इज डन। यहाँ पर आप लिख दीजिए दिस इंप्लाइज 5 माइनस रूट 3 इज अ या इज एन इरैशनल नंबर। मुझे बता सकता है कोई यहाँ पे एन और ए में क्या फर्क है? मैथ पढ़ाते पढ़ाते आप इंग्लिश में आ गए हो बेटा, थोड़ा सा है ना ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। आर आपका है रैशनल, आर से स्टार्ट हो रहा है तो इसीलिए मैंने यहाँ पर ए यूज किया। इरैशनल क्या है, आई से स्टार्ट हो रहा है इसीलिए एन यूज किया, राइट? थोड़ा सा इंग्लिश मैम को भी आता है ना, वैसे तो नहीं आता है। चलो देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 5 रूट 2 इज अ इरैशनल नंबर, इज एन इरैशनल नंबर। ठीक है, मैम भी भूल जाती है, थोड़ा स्लिप ऑफ टंग हो जाता है बेटा, ठीक है। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। 5 रूट 2 क्या है आपका, इरैशनल नंबर है। अभी बताया मैंने आपको, कई भी आपको क्या है इस तरह के क्वेश्चंस को प्रूव करना है, क्या प्रॉब्लम आप फॉलो करेंगे या मेथोडोलॉजी क्या रहेगा आपका, प्रॉब्लम रहेगा ये जिसको हमने क्या प्रूव करना है, इरैशनल। मेथोडोलॉजी रहेगी क्या, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। वापस से आ जाते हैं हम इसको, क्या है फिर से सपोज कर लेते हैं, लेट 5 अंडर रूट 2 क्या है, इज अ रैशनल नंबर, राइट? अगर रैशनल नंबर है तो बेटा इसको हम 5 p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, राइट? वहां पर p और q क्या है, z से है। ये बिलोंग टू का मतलब है बेटा, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, मतलब p कॉमा q क्या है, z में से है, और q क्या है आपका, नॉट इक्वल टू 0, राइट? अगर ये q 0 नहीं है तो बन गया रैशनल। अब बस वापस से क्या कर दिया मैंने, जो इस क्वेश्चन में किया कि मैंने अपने इररेशनल नंबर को अकेला कर दिया। रूट 2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5q, p अपॉन 5q, राइट? रूट 2 किसके बराबर आ गया, p अपॉन 5q। अगेन p और q तो क्या थे, इंटीजर्स थे। अब इंटीजर को जब प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर से डिवाइड किया जाए तो वो अगेन इंटीजर है, यानी रैशनल नंबर है। नाउ एज p upon 5q is a rational number, is a rational number, so क्या हो जाएगा, रूट 2 is also a rational number। क्या ये होता है, नो नहीं होता, तो इसे क्या कह देंगे, which is a contradiction, which is a कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन पे पहुंच गए, यानी हमने शुरू में जो माना था वो बात क्या हो गई, झूठी हो गई मैम, झूठी झूठी। यानी ये 5 रूट 2 रैशनल नहीं है, नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, 5 रूट 2 irrational, is an irrational number, got it? yes, so this is done, बन गया बहुत इजी। तो अब मुझे पता है मेरे बच्चे सारे के सारे इतने अच्छे हो गए हैं कि वो बाकियों को भी मैथ सिखाने लगे हैं, है ना?
क्योंकि हमने इतने अच्छे से इतने मजे मजे में कर लिया है सारा क्वेश्चन की इतने बड़े बड़े प्रूफ से हम कैसे याद होंगे। बट नाउ यू सी कि हमें क्या है अपने स्टेप्स को यानी अपने स्टेप्स इतनी सीक्वेंस को नहीं भूलना, बाकी सब इजी है, आराम से हो जाएगा। राइट, मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन को फॉलो करो और अपने आंसर्स निकाल लो। ठीक है, सो थैंक यू बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।